हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंडो इस्लामिक। इसके प्रीवियस के भी कुछ वीडियोस मैंने बना लिए हैं और आप उनको देख लीजिए ताकि जो कहानी है वो पूरी ठीक से आपको समझ में आ जाए। उसमें हमने सिलेबस और इस्लाम किस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमने उसमें डिस्कस किया है। आज हम देखेंगे कि कैसे दिल्ली सल्तनत जो शुरू होती है उसमें किस तरीके से इस्लाम यहां पर स्प्रेड होगा और दिल्ली सल्तनत शुरू कैसे होगी, कौन लीडर आएंगे, उन्होंने क्या किया और क्या हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत, देखिए ये बात हम कर रहे हैं 1192 की। अगर हम इससे पहले की बात करें तो इंडिया को यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, यहां इस रीजन को यह माना जाता था कि ये कॉन्कर हो ही नहीं सकता, अजय है, इसको कोई जीत नहीं सकता। तो यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि यहां पर कोई राजा है जो बाहर से आया, इन्वेडर है, वो आ रहा है, जीत रहा है और यहां स्टैब्लिश भी होगा। तो इससे पहले यहां पर चीजें अजय थी, इसमें कोई भी जो अलेक्जेंडर वगैरह भी जो आए थे वो यहां पर जीत नहीं पाए थे। और जो इससे पहले कुछ और इन्वेडर्स आए वो केवल यहां पर लूटने के जो पर्पस था उससे आते हैं और वापस चले जाते हैं। कोई भी ऐसे नहीं आया कि यहां पर स्टैब्लिश हो या फिर इस्लाम को स्प्रेड करे। तो ये पहले रूलर बनेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि यहां पर इस्लाम को स्प्रेड करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1192 से। 1192 में क्या हुआ, यहां पर होती है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। अगर आपने कहानी पुरानी थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करेंगे तो पता लगेगा कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन से पहले फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भी होती है। तो ये जो गौरी हैं ये आते हैं पहले फर्स्ट बैटल में और ये हार जाते हैं। किससे हार जाते हैं? ये हार जाते हैं जो पृथ्वीराज चौहान है उनसे, वापस चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा लौट के आते हैं। तो वहां पर फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है। अभी एक कहानी है इसी तरीके से चंद्रवरदाई वगैरह की, तो वो हम उसकी इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। बट सेकंड बैटल में एक धोखेबाजी का एक कुछ इवेंट होता है जिसमें कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो है ये जीत गए। अब ये जब जीत जाते हैं और इनके जो कमांडर थे ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो इनको जो है यहां पर रूल करने के लिए एज अ गवर्नर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहां पर लाहौर से वो रूल करा करते थे। कैपिटल उस वक्त जो है लाहौर बनाई थी, तो वहां से यहां पर रूल करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर रूल कर रहे हैं और जीते कौन थे? गौरी जीते थे। तो यहां पर इनके गवर्नर के तरीके से यानी कि रूल जो है गौरी का एक्सटेंडेड रूल यहां पर चलता है। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक रूल कर रहे हैं और ये रूल करते हैं 1206 तक। अब 1206 तक क्यों? क्योंकि 1206 के बाद क्या ये हार गए थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद 1206 में क्या होता है कि गौरी की झेलम जो रिवर है, हमारी झेलम रिवर है, उसके पास कहीं वॉर में गौरी की डेथ हो जाती है, इनका असैसिनेशन हो जाता है। तो क्योंकि ये जो थे कुतुबुद्दीन कौन थे? ये गौरी के एक स्लेव थे। यस, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि ये जो है मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। तो क्योंकि इनका कोई अपना बेटा तो था नहीं, तो ये इनको स्लेव को ही जो है अपने बेटे की तरह ही रखते थे और पूरा रूल करने के लिए भी एज अ गवर्नर भी अपॉइंट कर देते थे। इसके अलावा इनके और भी स्लेव थे। इनके एक और स्लेव थे जिनका नाम था याल्दूज। तो ये जो इनकी जो एम्पायर था गौरी का, यानी कि एम्पायर का नाम था गुरीद एम्पायर, जो पूरा गुरीद एम्पायर था उसको इनहेरिट किया था याल्दूस ने। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट में थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या थे? ये इंडिया में थे। तो भारत में इन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट जो है किंग डिक्लेयर कर दिया। जब इनके जो जिनकी ये स्लेव थे उनकी डेथ हो जाती है तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट जो रूलर है वो डिक्लेयर कर देते हैं, एज अ सुल्तान ये डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप को। और इसके अलावा ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट आता है, फोर्स आता है याल्दूस की तरफ से, क्योंकि ये भी इनके स्लेव थे गौरी के। तो उन्होंने कहा कि जो गुरीद जो एम्पायर है पूरा, जो भी जो अब इनके बाद जो बचा हुआ है तो उसको याल्दूस जो है वो इनहेरिट करेंगे। तो एक छोटी सी वॉर होती है इनके बीच में। कुतुबुद्दीन ऐबक इनको हरा देते हैं और यहां से कनेक्शन टूट जाता है याल्दूस से कुतुबुद्दीन ऐबक का। अच्छी चीज इसमें यह हुई कि अब ये ही आगे रूल करते रहेंगे। इसके बाद और भी स्लेव डायनेस्टी, अभी बात करेंगे उसकी कि स्लेव डायनेस्टी क्या है, किस तरीके से। तो
ये सेंट्रल एशिया से जो रूल हो रहा था वो चीज जो है यहां से कट जाती है। तो याल्दुस का जो इफेक्ट था इंडिया के ऊपर वो अब नहीं रहा जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनको हरा देते हैं और पूरी तरह अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर यहां पे स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो जब स्टैब्लिश किया तो फिर इनको बोला गया सुल्तान। सुल्तान का मतलब क्या होता है? सुल्तान का मतलब होता है, देखिए, जो रूलर इतना इंडिपेंडेंट हो कि अपने सारे निर्णय खुद ले पाए उसको बोलेंगे सुल्तान। तो सुल्तान किसको बोला गया? पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। तो यानी कि एक तरीके से हम मॉडर्न टाइम में करें तो सोवरेन पावर अगर है, तो पहले तो ये पूरी तरह फ्री नहीं थे, पहले तो गौरी के उसमें थे ये, तो लेकिन जब उनकी डेथ के बाद फिर ये अपने आप को सुल्तान बना लेते हैं और जिस रीजन में ये रूल करते हैं उस रीजन को बोला गया सल्तनत। तो असल में जो सल्तनत शुरू होती है वो 1206 एडी से शुरू होती है, इसके पहले ये सल्तनत नहीं थी। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड जो शुरू होगा वो यहां से कहीं शुरू होगा। अब आगे जाके हम देखेंगे कि यहां से लेकर ये कुछ बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह पाया ये टाइम पीरियड। हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, सिर्फ 4 साल ये रूल कर पाते हैं और इनकी वहां पर जो है इनकी डेथ हो जाती है किसी वजह से। तो ये इनका एज अ सुल्तान टाइम पीरियड रहता है। तो यहां पर क्या हुआ, देखिए, एक तो ये स्लेव थे इनके, तो इस वजह से जो रूल है, जो सल्तनत बनती है वो स्लेव वाली सल्तनत बनती है, यानी कि स्लेव डायनेस्टी का रूल शुरू होगा। तो यहां से आगे इनके बाद 1290 तक स्लेव्स ने ही रूल कंटिन्यू करा है। तो ये पूरा जो टाइम पीरियड होगा यहां से यहां तक का, यानी कि 1206 से लेके 1290 तक का जो टाइम पीरियड है ये स्लेव डायनेस्टी कहलाता है, इसीलिए जिसके सबसे पहले फाउंडर वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ये स्लेव डायनेस्टी के भी फाउंडर हैं और साथ ही ये दिल्ली सल्तनत के भी फाउंडर हैं, दोनों में ही इनका नाम आएगा। इस डायनेस्टी को जो है बोला जाता है मामलुक भी बोला जाता है, मामलुक डायनेस्टी। मामलुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि मामलुक का भी जो मीनिंग है अरेबिक लैंग्वेज में वो भी स्लेव ही है। ठीक है, तो अगर ये वर्ड भी कहीं आता है तो इसको भी हम समझ जाएंगे कि उसका मतलब स्लेव है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद देखते हैं, देखिए, इनके बारे में कुछ बातें कही जाती हैं कि ये वैसे तो ये बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं थे हिंदूज के लिए इंडिया में, लेकिन फिर भी कुछ चीजें, इनका एडमिनिस्ट्रेशन और इनका जो मिलिट्री कैंपेनिंग वगैरह है वो बहुत अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि इन्होंने वो चीज डिफीट कर दी थी जो पिछले 1000 साल से भी कोई डिफीट नहीं कर पाया था। और इनको एक टाइटल मिला हुआ था लाख बख्श का। अब लाख जो वर्ड यूज होता है ये लाख, 1 लाख उस तरीके से यूज होता है, और ये इसलिए दिया गया था इनको कि जो हिस्टोरियंस वगैरह होते थे, राइटर्स जो होते थे, उनको ये बहुत ज्यादा ग्रांट्स दिया करते थे, बहुत ज्यादा पैसा वगैरह ऐसे ही दे देते थे उनको। तो इसलिए उनको जो लाख लाख जो है शर्फिया वगैरह वो उस तरीके से इनको दे दी। तो इनका जो टाइटल ही उन्होंने दे दिया था लाख बख्श, कि बहुत ज्यादा ये डोनेशन देने वाले जो है, बहुत रहमदिल, इस तरीके से ये ऐसे राजा है। इसी में एक एग्जांपल मिलता है हसन निजामी का। हसन निजामी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये भी आपको याद रखना होगा। इन्होंने इनका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है ताजुल मासिर, और यही वो पहला और एक ऑथेंटिक ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो कि हमें दिल्ली सल्तनत उस टाइम पीरियड के बारे में बताता है। तो हिस्ट्री का जो सोर्स है उस टाइम की का वो ताजुल मासिर है। तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी हसन निजामी ने। तो हसन निजामी को पैट्रोनाइज किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं इन्होंने और क्या किया है। कुछ कंस्ट्रक्शन में इनका रोल आता है, ये देखते हैं हम। देखिए, जब इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया था यहां पे इंडिया में, तो उसकी विक्ट्री को एंजॉय करते हुए या सेलिब्रेट करते हुए इन्होंने एक टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था। विक्ट्री टावर बोलते हैं उसको, ठीक है, विक्ट्री टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था, और जो कि आज अगर हम उसको देखें तो वो ही कुतुब मीनार है। ठीक है, सब इससे परिचित होंगे, कुतुब मीनार है। और इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था वो केवल इतना पोर्शन, यानी कि 1 मंजिल ही इसकी पूरी करा पाए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ 1 मंजिल पूरी करा पाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने जब इसको स्टार्ट कराया था जब ये सिर्फ गवर्नर थे गौरी के, यानी कि ये सुल्तान बनने के बाद का इनका कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये गवर्नर बनने के टाइम का इनका कंस्ट्रक्शन है। तो जो कि बाद में जो है इल्तुतमिश ने इसको फिर पूरा कराया था, इन्होंने सिर्फ इसका इतना पोर्शन स्टार्ट कराया था। अब इसका जो नाम है, अब हम आज इसको कहते हैं कुतुब मीनार।
लेकिन इसका जो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके अपने नाम के ऊपर नहीं है। इनका एक बहुत फेमस सूफी सेंट हुआ करते थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार का जो नाम है वो किसके ऊपर पड़ा है, किस वजह से ये नाम है। तो ये बहुत ही फेमस सूफी सेंट है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पर इसका नाम पड़ा था कुतुब मीनार। इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन कराया था, ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये बनवाई थी इन्होंने मस्जिद। अब ये मस्जिद कहां है? ये मस्जिद भी यहीं पर अगर हम देखें तो कुतुब मीनार के बिल्कुल बराबर में या उसी प्रेमिसेस में है, उसी जगह पर, उसी के पास में। ये हम यहां पर देख सकते हैं, ये वो मॉस्क है, ये बनवाई गई थी। हालांकि ये पहली मस्जिद नहीं थी, और इसके अलावा भी जो भारत में पहले मस्जिद बन चुकी थी उसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इस मॉस्क का नाम था चीरामन जुमा मस्जिद। ये पहली मॉस्क है जो भारत में बन रही है। किस जगह बन रही है? केरला में बन रही है, और इसको बनवाया गया है मलिक इब्न दिनार ने बनवाया था इसको। पहली इंडिया में जो मॉस्क बन रही है यहां पर केरला में, और इसको बनवाया गया था 629 एडी में ये बनी थी। ये वही टाइम पीरियड है जबकि वहां पर कैंपेनिंग चल रही है प्रॉफिट मोहम्मद की, अरब में कैंपेनिंग उनकी चल रही है। तो यानी कि इस्लाम राइज हो रहा है, एस्टैब्लिश हो रहा है, और यहां पर भी वो मस्जिद ये वाली बन रही है। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी बनवाया था। ये कहां पर है? ये है राजस्थान अजमेर में। इसकी कुछ शक्ल इस तरीके से है, आप देख लीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया गया। ये भी एक मॉस्क ही है, ठीक है, ये भी एक मॉस्क ही है। और इसका जो ये नाम पड़ा है 2.5 दिन का, 2.5 दिन बोलते हैं, 2.5 इस तरीके से बोला जा सकता है। तो इसका जो नाम है ये, इसके पीछे भी कुछ कहानियां हैं, तो वो आपको बता देते हैं। एक कहानी ये है कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस पूरी मॉस्क का, वो 2.5 दिन में कंप्लीट कर लिया गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। एक कहानी ये भी है कि इसमें एक पंजाबी शाह नाम से एक लीडर हुआ करते थे। उनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए लोग वहां पर गैदर होते थे। तो वो जो गैदर होते थे वो एक सेलिब्रेशन करते थे, वो 2.5 दिन चलता था। तो इसलिए इसका जो नाम है वो 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। एक कहानी ये भी है कि ये मॉस्क है तो ये जो हमारी ह्यूमन लाइफ है उसमें एक फिलोसॉफिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इसमें जो जिंदगी है सिर्फ 2.5 दिन की है, क्षणभंगुर जो हमारा जीवन है उसको दिखाती है ये। तो इसलिए भी इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। इस तरीके से इसका जो नाम के लिए अलग अलग कहानियां जो है प्रचलित है, तो हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। और देखते हैं आगे क्या हुआ था। और हम देखते हैं कि अगर कॉइन्स की बात करें तो कोई भी आपको कॉइन प्रिपेयर करने की, याद करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कोई भी तरीके के कॉइन यहां पर नहीं बनवाए थे अपने, ठीक है, कोई भी कॉइन्स नहीं बनवाए थे। इसके बाद जो ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनकी डेथ होती है किस तरीके से? ये एक दिन जाते हैं और ये एक खेल है, हम अगर देखें तो ये कुछ पोलो गेम है जो कि घोड़े पर चलकर खेला जाता है। इसी तरीके का एक खेल हुआ करता था जिसका नाम था चौगान। तो ये चौगान खेलने के लिए जाते हैं ये, और जहां पर कि ये घोड़े से गिर जाते हैं और गिरने से उनके इंजरीज कुछ हो जाती है, और उस इंजरीज की वजह से ही इनकी फाइनली डेथ हो जाती है। ईयर था 1210, यहां पर कहीं इनकी डेथ हो जाती है। यानी कि 1206 में ये सुल्तान बनते हैं और 10 में इनकी डेथ हो जाती है। लगभग 4 साल इनका एज अ सुल्तान रूल चलता है। तो यहां पर इनकी कहानी जो है खत्म हो जाती है। अगली कहानी में फिर से मिलते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं। बाय द टाइम आप प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।